हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में, जो क्लास 11th में टॉपिक दिया हुआ है। तो पहले मुझे बताइए लोकोमोशन में एंड मूवमेंट में क्या फ़र्क होता है। लोकोमोशन में लोकेशन चेंज होता है, जैसे आप अपने घर से कोचिंग आ रहे हो तो ये क्या है, दिस इज लोकेशन चेंज हुआ है, इसको लोकोमोशन बोल रहे हैं ना। बट जिनकी बहुत ज़्यादा जबान चल रही है ना, इसको क्या बोला जाएगा, मूवमेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो क्या सभी लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, बिल्कुल हाँ। बट क्या सभी मूवमेंट लोकोमोशन होते हैं? जब आप बोलते हो हैं, जब आप ऐसे हिलते डुलते रहते हो तो उस टाइम क्या आपका लोकोमोशन हो रहा है क्या, नहीं। तो सिंपल सा बुलाया जाएगा यहाँ पे, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट all movements are not locomotion, है ना। एंड लिख लेना कि लोकोमोशन में क्या होता है, लोकेशन चेंज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं प्लेस चेंज होता है, राइट। तभी तो इसका नाम क्या है, लोकेशन है, लोकोमोशन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट कितने टाइप का होता है। मतलब मैं अगर चल पा रही हूँ, मैं अगर बोल पा रही हूँ, तो इसमें मुझे एक्चुअल में कौन हेल्प कर रहा है, मेरी बोन्स, मतलब मसल्स बेसिकली बोला जाए तो, क्योंकि बोन्स को भी एक्चुअल में कौन मूव करवा रहा है, मसल्स ही तो करवा रहा है ना। तो मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेन कौन सा होता है, सबसे मेन होता है कौन सा, मस्क्यूलर मूवमेंट। मस्क्यूलर मूवमेंट हमारी बॉडी का सबसे मेन होता है। जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम हो गया, टंग हो गया, स्टमक और इंटेस्टाइन में भी जो फूड है वो आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, जिसको हम बोलते हैं पैरास्टैटिक मूवमेंट। वो भी किसकी वजह से होते हैं, मस्कुलर मूवमेंट की वजह से होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन जो है वो बाहर आता है ना, तो उसमें भी क्या होती है, मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो प्रेशर डेवलप होगा। सेम लाइक बेबी का जब बर्थ होता है तो मायोमेट्रियम जो होती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, मायोमेट्रियम, मतलब अगेन मसल्स की बात हो गई। तो हमारी बॉडी में सबसे मेन जो है वो कौन सा हो गया, मस्कुलर हो गया। बट इसके अलावा कभी आपने अपनी बॉडी में अमीबॉइड और सिलियरी मूवमेंट सुना है कभी, है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अमीबॉइड मूवमेंट। ये कहाँ पढ़ा है आपने, वेरी नाइस। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सभी ब्लड में होती है, और ब्लड जो है बड़ी तेज़ी से फ्लो करता है। बट WBC कभी भी बेटा फ्लो के साथ मूव नहीं करती है। तो क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स की दीवारें हैं, इन दीवारों के साथ जनरली जो है WBC अटैच होती है, चिपकी रहती है। और आपने कभी अमीबा का डायग्राम देखा है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम होता है कि इसका, WBC का। तो ये WBC जो है इस तरह से, अमीबा कैसे चलता है, सूडोपोडिया बनाकर, तो ये WBC भी कैसे मूव करेगी, सूडोपोडिया बनाकर। एंड सूडोपोडिया बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, साइटोप्लाज्म का, है ना। कि एक तरफ साइटोप्लाज्म ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो उधर से बाहर सूडोपोडिया बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सूडोपोडियल मूवमेंट। एंड फिर आपने कभी सुना होगा शायद, कभी कभी ऐसे ब्लड वेसल्स में, कैपिलरी के अंदर अगर कभी पोर हो तो वहाँ से WBC जो है वो यूँ सूडोपोडिया बना के बाहर आ जाती है, जिसको हमने क्या बोला था, डायापेडेसिस, है ना। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स को छोड़ के बाहर निकल जाना क्या होता है, डायापेडेसिस। तो बेसिकली उसमें भी कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, WBC, सूडोपोडिया, है ना। तो सूडोपोडिया बना के अगर मूव कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट बोलेंगे। और इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, WBC भी सारी तरह की जो आपने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ी होगी, कौन सी WBC हैं, सारी WBC, ठीक है। तो वो यहीं पे आ जाएगी। जैसे मैक्रोफेजेज हो गया, नेचुरल किलर सेल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, है ना, तो वो चिपका देना है यहाँ पे एग्जाम्पल सारे। और कहीं पढ़ा है आपने अमीबॉइड मूवमेंट में, और नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा, सिलियरी मूवमेंट। एंड सिलियरी मूवमेंट आपने कहाँ पढ़ा है हमारी बॉडी में, तो 1, 2 और 3 एग्जाम्पल पढ़ाऊँगी मैं। एक आपने रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ा है ना, रेस्पिरेटरी पैसेज, ट्रेकिया और ब्रोंकाई के बारे में सुना है। तो ये हमारा ट्रेकिया हो गया, और आगे जाके ये ब्रांच होता है किसमें, ब्रोंकाई के अंदर। तो इस ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर यहाँ पे क्या सिंथेसाइज होता है, म्यूकस बनता है। क्या बनता है, म्यूकस। पर म्यूकस के ऊपर अगर ग्रेविटी फोर्स लगेगा तो बेटा म्यूकस तो सारे का सारा कहाँ चला जाएगा, नीचे कौन है, लंग्स है। तो म्यूकस सारा नीचे जाके लंग्स में डिपॉजिट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। सीलिया सभी एक साथ
एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो यानी सिलियरी मूवमेंट में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है ना। जैसे सभी सिलिया एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये क्या करेंगे, सभी म्यूकस को ऊपर की तरफ धकेलने का काम करेंगे। एंड देन म्यूकस जो है फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कौन, माउथ, देन आपकी चॉइस उसका क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा रेस्पिरेटरी पैसेज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पैसेज हो गया। दूसरा आपने फैलोपियन ट्यूब सुना है तो ओवरी से जब एग निकल के कहाँ पे आ गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया। अब उस एग को अगर मान लो फर्टिलाइज होता भी और नहीं भी होता, चलो उससे अगर एम्ब्रियो बनता भी है फॉर एग्जांपल, तो फैलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो फाइनली कहाँ चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है ना। पर वो जाएगा कैसे, तो अगेन फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी क्या होते हैं, सीलिया देखने को मिलते हैं, है ना। तो वो सीलिया क्या करेंगे, हमेशा किधर मूव करते हैं, हमेशा वो यूट्रस की तरफ मूव करते हैं, सभी सीलिया यूट्रस की तरफ। बताओ सिलियरी मूवमेंट का कोई एग्जाम्पल, जैसे कोई बहुत बड़ा मान लो म्यूजिक प्रोग्राम होने वाला है ना, और वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कोई सिंगर जो है भीड़ में कूद जाता है, फिर उसके बाद में लोग क्या करते हैं, उसको हाथों पे उठा लेते हैं, फिर उसको वापस स्टेज पे भेजते हैं, आगे से आगे उसको कैरी फॉर मतलब धक्का देते हैं और आगे से आगे उसको ले जाके स्टेज पे पटक देते हैं, पैसे लगे गाना गाओ, है ना। तो वहाँ पे ये समझो कि वो हाथ जो है वो क्या हो गए, सीलिया हो गए, एंड वो जो आदमी है जो सिंगर है वो कौन हो गया, एग हो गया। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको इस तरह से मूवमेंट देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल कौन सा, आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन बीच में से खाली होता है, सच में होता है, जिनको बोलते हैं ब्रेन कैविटी, ब्रेन कैविटी, या फिर इसको खतरनाक वर्ड में हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन अंदर से क्या होता है, होलो होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फीमेल का नहीं, मेल का भी होता है, ठीक है। और इसमें जो कैविटी होती है, ब्रेन कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है बेटा कि वो फ्लूइड आगे जाएगा कैसे, है। तो ब्रेन के अंदर जो कैविटी है ना, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, उस वेंट्रिकल की जो लाइनिंग होती है ना, उसकी जो दीवारें होती है, उन दीवारों में क्या होता है, एपेंडाइमल एपिथेलियम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, सीलिया देखने को मिलेगा। तो वो क्या करता है, CSF को आगे धकेलने का काम करता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन में, छोड़ो इसको अभी। और कोई एग्जाम्पल पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, यस। नेफ्रॉन के अंदर PCT, नेफ्रॉन के अंदर PCT इन नेफ्रॉन, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा क्या, सीलियरी मूवमेंट। तो बॉडी में मूवमेंट कितने टाइप का हो गया, समझ आ गया। देखो इस चैप्टर के अंदर मेजर पार्ट पे अगर बात की जाए तो आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक पढ़ना है मसल्स और दूसरा पढ़ना है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जो बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है, तो एक तो आपको पढ़ना है मसल्स और दूसरा आपको पढ़ना है क्या, स्केलेटन सिस्टम। तो शुरू करते हैं कहाँ से, सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं मसल से, है ना। आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है, किसी को आप न्यूरॉन बोलते हो, किसी को आप मसल्स बोलते हो, किसी को एपिथेलियल टिश्यू बोलते हो, किसी को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हो। कुछ तो उसमें यूनिक प्रॉपर्टी होती होगी, है, जिसको आइडेंटिफाई करके हम उनको नाम देते। फॉर एग्जांपल नर्व के अंदर क्या होता है, नर्व के अंदर सिग्नल जनरेट होता है जिसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स जनरेट होना, फिर वो इम्पल्स आगे की तरफ क्या होता है, ट्रांसमिशन भी होता है। तो नर्व किसी भी सेल के अंदर अगर दो चीज़ें मिले, एक तो एक्साइटेबिलिटी देखने को मिले और फिर कंडक्टिविटी भी देखने को मिले, तो इस तरह की सेल को हम क्या नाम देते हैं, नर्व नाम देते हैं, या न्यूरॉन बोलते हैं, नहीं बोलते। तो मसल्स कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मसल्स के अंदर बेटा आपको 4 टोटल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी। आपने पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन सुना होगा, कोई बात नहीं, एक्साइटेबिलिटी सुनी है ना, वो न्यूरॉन में भी होती है और मसल्स में भी होती है। यस, मसल्स भी एक ऐसी सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है। हाँ, एक्साइटेबिलिटी होगी बट कंडक्टिविटी नहीं होगी। मसल्स आगे उस इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड या आगे ना कंटिन्यू नहीं कर सकता है, वो प्रॉपर्टी आपको सिर्फ न्यूरॉन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पहली चीज़ तो एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलेगी, फिर दूसरा इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी देखने को मिलेगी
और कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक ऐसा टिश्यू हो जो अपना साइज चेंज कर सकता है, वो कौन है? मसल्स। कैसे? कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, पता है, जो पहले इसका लेंथ होता है, मान लो 5 फीट की है ना, 5 मीटर की, 5 मीटर मान लो, तो 5 मीटर का पता है ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये 2.5 मीटर भी हो सकती है, मतलब अपने से एक्चुअल शेप से आधा लेंथ अचीव कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये अपना लेंथ जो है वो 1/3 या फिर 1/2 जो है वो डिक्रीज कर सकती है ना। तो एक तो इसमें मिलेगा आपको क्या? एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलेगी, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी देखने को मिलेगी, और क्या होता है? फिर इसमें रिलैक्सेशन होता है। तो रिलैक्सेशन शायद एनसीईआरटी में कुछ और वर्ड यूज़ हुआ है इसके आगे, मुझे इतना याद है, उसका नाम ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देख लेना है। हाँ, वेरी नाइस। रिलैक्स होना मतलब क्या हो गया? वो वापस एक्सटेंड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? एक्सटेंडिंग। चलो इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। मतलब वापस क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया। और प्लस एक चीज़ आपको मसल्स आपको इलास्टिक मिलता है, तो इसके अंदर आपको एक और चीज़ मिलेगी, क्या? इलास्टिसिटी भी देखने को मिलेगी। तो अगर किसी भी टिश्यू के अंदर अगर ये 4 प्रॉपर्टी अगर प्रेजेंट है, जिनमें 3 तो ई से शुरू हो रहा है, एक नाम सी से शुरू हो रहा है, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंडेबिलिटी और इलास्टिसिटी, और एक क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, है ना। तो अगर ये 4 चीज़ें देखने को मिलती है तो इस तरह के टिश्यू को हम नाम क्या देते हैं? मसल्स। आपकी बॉडी में मसल्स टोटल कितनी है? आपकी बॉडी का बेटा करीबन 50% तो मसल्स ही है ना। तो इसके अंदर अप्रॉक्स 50% पार्ट ऑफ बॉडी वेट ये कौन बना रहा है? मसल्स बना रहा है। तो ये कंप्लीट हो गई इसके बारे में। अब बात करते हैं मसल्स की टाइप्स के बारे में। तो मसल्स हमारे पास कितने टाइप की होती है? 3 तरह की। हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स जिसको बोलते हैं हार्ट, या फिर कार्डियक मसल्स। एक जो अभी मैं, ठीक है, तो ये जो स्केलेटन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, मैं जो बोल रही हूँ टंग के साथ है, जो मेरी विल में है ना, मैं जिसको इच्छा से कंट्रोल कर सकती हूँ, उनको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। और एक जब आप खाना खाते हो तो स्टमक के अंदर क्या खाने को आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं ना, वो खाना खुद ब खुद डाइजेस्ट होता है, खुद ही खुद आगे मूव करता है। तो इस तरह की मसल्स जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता उनको क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स। तो 3 तरह की मसल्स। तो ये मसल्स हमने 3 तरह की किसके बेसिस पे बोला है बताओ? नहीं बोलते ना कि मसल्स 3 तरह की होती है, किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? लोकेशन के बेसिस पे, कि अगर स्केलेटन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, कि इंटरनल ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है, या फिर हार्ट के साथ एसोसिएटेड है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक कौन सा यहाँ पे? टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। और मसल्स यहाँ पे हो जाती है हमारे पास टोटल 3 टाइप की। दिस इज हार्ट और कार्डियक मसल्स, फिर दूसरा होगा स्मूथ मसल्स, और बाय द वे इंटरनल ऑर्गन को क्या बोला जाता है? विसरल ऑर्गन। जिनको नहीं पता कॉपी के टॉप पे लिख लो, VISCERAL, विसरल। तो ये हमने किसके बेसिस पे बात की है? बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन, मतलब ये मसल्स एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ पे है ना। तो 3 तरह की मसल्स हो गई। अच्छा, स्केलेटन मसल्स को क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? सही बात है, ये मेरा स्केलेटन मूव कर रहा है और मेरी इच्छा से मूव कर रहा है, तो मतलब इनको क्या बोला जाएगा? वॉलंटरी मसल्स। तो चाहे स्केलेटन मसल्स बोलो या वॉलंटरी बोलो, एक ही बात है। और इस मसल्स का अगर जब डायग्राम हम देखेंगे तो ये डायग्राम आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सामने देखो बेटा, इसके अंदर बेटा माइक्रोस्कोपी करने पर आपको लाइट और डार्क बैंड दिखाई देंगे, ऑल्टरनेट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट।
मतलब प्रॉपर यहाँ पे आपको एक बैंड पैटर्न देखने को मिलेगा, लाइनिंग देखने को मिलेगी. सो दैट्स वाई इन वॉलंटरी मसल्स को हम और क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलेंगे. ठीक है, इधर आ जाओ. इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स या फिर क्या बोला जाएगा, विसरल मसल्स. बट ये हमारे विसरल ऑर्गन के साथ, इंटरनल ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई इसको मसल्स को बोला जाएगा क्या, नॉन वॉलंटरी मसल्स. इनवॉलंटरी मसल्स, नॉन नहीं होता है, क्या होगा, इनवॉलंटरी मसल्स हो गया. या फिर आप इसको डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, स्पिंडल शेप्ड, है ना. और ये जो डार्क और लाइट बैंड आपको दिखाई दे रही है, बने किसके होते, प्रोटीन के. कौन सी, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की. अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन आपको नहीं लग रहा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से स्कैटर्ड है, बिखरे हुए. एंड बिखरे होने की वजह से यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड आपको देखने को नहीं मिलेंगे. दैट्स वाई इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलेंगे इसको, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलेंगे. ठीक है, अब इधर आ जाओ. ये सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड होता है कहाँ पे, हार्ट के साथ. तो सिंपल से इसकी बात है कि इसको क्या बोलेंगे, हार्ट मसल्स, है ना. तो टाइम खराब नहीं करते. तो इस मसल्स को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या आपको यहाँ पे कुछ बैंड पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल हाँ देखने को मिल रहे हैं. तो देखने पर ये आपको कैसा लगेगा, स्ट्राइटेड मिलेगा, जस्ट लाइक स्केलेटन की तरह, स्केलेटन मसल्स की तरह दिखाई दे रहा है ना. चलो, तो ये तो इनके नाम हो गए. आप चलो इनके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं. तो यहाँ पे आपको एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड बनते हैं. बट यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे बैंड पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे मिलता है ना. ये डिफरेंस हो गया. अब न्यूक्लियस की संख्या के बारे में बात करते हैं. तो इसमें देखिए न्यूक्लियस आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल मैंने कितने बनाए, 4 बनाए ना. इसका मतलब ये सेल जो है वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है. अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल के लिए हम 2 टर्म यूज़ करते हैं. कभी कभी उसको सिनोसिटिक बोलते हैं और कभी कभी सिंसिटियल सेल भी बोलते हैं. क्यों, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल के लिए कभी हम शब्द यूज़ करते हैं सिनोसिटिक और कभी यूज़ करते हैं सिंसिटियल. क्या डिफरेंस है दोनों में, ये डिफरेंस है बेटा कि अगर सेल डिवीजन हो रहा है और सेल डिवीजन के दौरान आपके पास एक न्यूक्लियस है, वो डिवाइड होकर कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए. और फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. अभिमन्यु सामने देखो बेटा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस. तो 2 सेल बन गए, दोनों में अभी भी न्यूक्लियस कितने, 1 1. पर ऐसा ना होकर अगर ऐसा हो जाए, वापस कहानी शुरू से शुरू करते हैं. एक सेल है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद कितने न्यूक्लियस बन गए हैं. उसके बाद सेल का मूड चेंज हो गया कि जाओ मैं नहीं करूँगी साइटोकाइनेसिस. तो फिलहाल जो है इस सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए. मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. तो उसकी वजह से अब फिर से मान लो कि वापस क्या हो जाता है, इसमें फिर से न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है. तो 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर से न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है. तो इसमें न्यूक्लियस की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी. तो इस तरह की सेल को हम बोलते हैं सिनोसिटिक सेल, COENO, सिनोसिटिक सेल, है ना. सिंपल सा अगर बोला जाए तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और ये साइटो सेल डिवीजन की वजह से होता है. पर दूसरा तरीका एक और है कि अगर आपके पास ये बताओ टोटल सेल कितनी है, 3 सेल है और फिर देखो क्या हुआ, तीनों सेल आपस में फ्यूज़ हो गई. पर फ्यूज़न कहाँ पे हुआ है, साइटोप्लाज्म के ऊपर कि न्यूक्लियर लेवल के ऊपर. तो इन सेल का फ्यूज़न तो हुआ है, पर फ्यूज़न सिर्फ साइटोप्लाज्म का हुआ है, न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं हुआ है. तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है ये तो सेल्स के फ्यूज़न से बना है. और फ्यूज़न के लिए हम टर्म यूज़ क्या करते हैं, सिन. जैसे आपने कभी सुना होगा सिन गैमी, गैमिट्स के फ्यूज़न,
फर्टिलाइजेशन जिसको आप बोलते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सिनोसिटिक सेल। एक्चुअल में मसल्स ऐसा ही है, ये आपको जो सेल दिखाई दे रही है ना, हाँ। और सही बात भी, कॉमन सेंस है कि आपको मसल्स बनानी है ना, या एक सेल बनानी है जिसके अंदर बहुत सारा एक्टिन और मायोसिन रखना है, तो आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। और ज़्यादा स्पेस कब बनेगा, जब बहुत सारी सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाए और फिर एक कॉमन बड़ी सेल बन जाए, जिसके अंदर अब आप क्या कर सकते हो, खूब सारा क्या रख सकते हो, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन रख सकती हो, राइट। बट यहाँ पे फ्यूज़न की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही सेल है। और वैसे ही यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन भी स्कैटर्ड होते हैं। तो अच्छा, इसमें न्यूक्लियस की संख्या देखिए कितनी है, 1। तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, यूनी न्यूक्लिएटेड मिलेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है, इसमें भी बेटा ये एक सेल है ना, तो एक सेल को ध्यान से देखिए, तो एक सेल में अभी भी कैसी है, यूनी न्यूक्लिएटेड। तो ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होगा और ये वाला भी कैसा होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। इतना समझ आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट डिफरेंस देखो, इसकी अगर किनारे अगर आप देखोगे तो वो आपको इस तरह से ब्लंट दिखाई दे रहे हैं, ब्रॉड या ब्लंट एंड दिखाई दे रहे हैं, पर इसके किनारे जो है वो आपस में क्या हो गए, इस तरह से जुड़ गए, है ना। तो इनको बोलते हैं टैपरिंग एंड्स, जुड़े हुए, फ्यूजी, है ना। और इस सेल का अगर शेप आप देखोगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं एक क्रॉस ब्रिज के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बीच में आपको नहीं लग रहा है कि ये मसल फाइबर था, ये भी एक मसल फाइबर था, और दो मसल फाइबर जहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, उन अटैच वाला जो पोर्शन है ये आपस में फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ हो गया ना, जुड़ गया, बस इसी को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या काम होता होगा क्रॉस ब्रिज का, तो एक यूज़ करते हैं कॉमन सेंस। आपके पास हार्ट होता है, तो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल कौन जनरेट करता है, आपने सुना होगा एसए नोड जनरेट करता है। तो एसए नोड तो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रिया में, इस वाले एट्रिया में प्रेजेंट होता है। तो आइडियली तो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले जब सिग्नल जनरेट होगा तो सिग्नल सबसे पहले इसको मिलना चाहिए और बाद में इसको मिलना चाहिए। तो क्या दोनों एट्रिया प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, नहीं, क्योंकि जिसको सिग्नल पहले मिलेगा वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में मिलेगा वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट होगा। भले इनके बीच में डिफरेंस मिली सेकेंड का भी होगा, पर होगा तो होगा ना, बट ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इस सेल को सिग्नल मिला, ये आगे यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस तरफ, और ये इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा, और इधर तो जा रहा है। फिर आगे मान लो कि ये कहीं कहीं और क्रॉस ब्रिज बना रहे हैं, तो क्रॉस ब्रिज बनाने की वजह से क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि हार्ट के अंदर इम्पल्स का कंडक्शन स्पीडअप हो जाएगा, अब तेज़ी से बाकी सेल्स में मूव कर जाएगा। नहीं तो अगर मान लो सपोज करो मैं तुम किसी एक पर्सन को पेन पकड़ाऊँ और मैं बोलूँ कि वो लास्ट वाले बच्चे तक भेजो उसको, तो टाइम लगेगा ना उसको आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड करने में, है ना। बट चलो ऐसा नहीं होता है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन से क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे इम्पल्स का जो कंडक्शन है वो तेज हो जाएगा, स्पीडअप हो जाएगा, और फिर उस केस में दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी किसके बारे में, क्रॉस ब्रिज। एंड ध्यान रखना कि क्रॉस ब्रिज प्रेजेंट होना सिर्फ और सिर्फ यूनिक प्रॉपर्टी किसका होता है, ओनली हार्ट मसल्स का, ये बाकी अदर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हार्ट मसल्स के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ और, हम थकान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या आप काम करते हुए थकते हो, तो स्केलेटल मसल्स में थकान होता है ना। बट क्या आपका खाना पेट में पचते पचते या डायफ्राम सांस लेते लेते बीच में थकता है क्या, नहीं ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना, डायफ्राम आपको बोले कि भैया 2 मिनट तो मेरे को आराम करने दो, है ना। तो स्केलेटल स्मूथ मसल जो बेटा उसमें थकान नहीं होती है। और हार्ट मसल्स में तो जब आप एम्ब्रियो थे और जब 1 महीने के एम्ब्रियो थे आप, तब आपके अंदर हार्ट ने काम करना शुरू किया था। हार्ट बीट कब शुरू होती है, फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियो के अंदर ना, ठीक है। हार्ट बनना शुरू हो जाता है और पंप करना शुरू कर देते हैं। तब से सोचो ये पर्सन क्या ऑर्गन बिना लाइफ में रेस्ट किए ये काम करता जाएगा। तो इसलिए मैंने आगे शब्द क्या यूज़ किया, ठीक है।
चलो इधर आ जाते हैं। अब ये जो स्केलेटन मसल्स होते हैं ये 2 टाइप के देखने को मिलेंगे आपको, डिपेंडिंग अपॉन कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई मतलब मायोग्लोबिन का कंटेंट कैसा है। पुरानी एनसीईआरटी में इसको आप पढ़ना पेज नंबर 308 पे, घर जाके। तो स्केलेटन मसल्स की देखिए टाइप देखिए, एक होता है रेड फाइबर और एक होता है वाइट फाइबर। बस अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा और आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जरा मुझे एक चीज़ बताओ, आपने क्लास 10th में रेस्पिरेशन तो पढ़ा ही होगा ना, इतना मुझे बताओ रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एरोबिक और एनारोबिक। अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है तो उसमें आप लोग जानते हो कि एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते? 38 एटीपी बनते, 38 एटीपी बनते। अगर रेस्पिरेशन एनारोबिक है तो उसमें एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते? 2 एटीपी बनते, है ना। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया है, ये तो आपको पता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, दोनों सेल को अगर 38 एटीपी बनाने हो तो दोनों सेल को कितनी ग्लूकोज की नीड होगी? अभी तो आपने बोला बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनते, तो यहाँ पे इसको एक ग्लूकोज की ज़रूरत होगी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बनते, तो अगर उसको 38 एटीपी बनाने हैं तो फिर उसको 19 ग्लूकोज की नीड होगी। तो ये कॉमन सेंस यूज़ करो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ज़्यादा कंजप्शन होता है कि एनारोबिक में? समझ आ गया? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की डिमांड कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब देखो इनका नाम जो है रेड क्यों रखा गया है? अभी आपने, मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि मसल्स के अंदर बेटा जो ये मायोफाइब्रिल है ना, यहाँ तक कभी भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो फिर क्वेश्चन है कि इनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो मसल्स के अंदर इंटीरियर सरफेस में ऑक्सीजन सप्लाई करने की जिम्मेदारी होती है मायोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की तरह होता है मायो मतलब मसल्स का हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, है ना। तो रेड क्यों है? बिकॉज इसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा है। अच्छा, मायोग्लोबिन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तो रेस्पिरेशन कौन सा होगा? एरोबिक होगा। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज़्यादा होंगी, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन होता ही कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी। इधर आओ, इसका कलर वाइटिश या फिर पेल येलो होता है क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होगी, रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि रेस्पिरेशन जब एरोबिक होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम देखने को मिलेगी। ग्लूकोज की ज़्यादा डिमांड किसको होगी? इनको। और मसल्स में ग्लूकोज आएगा कहाँ से? ग्लाइकोजन। हम बोलते हैं ना बायोमोलिक्यूल में ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में 2 जगह स्टोर्ड होता है, लीवर और मसल्स के अंदर। तो मसल्स के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? ग्लाइकोजन। तो कॉमन सेंस की बात है कि इसके अंदर ग्लाइकोजन ज़्यादा होगा। अब मुझे बताइए ग्लाइकोजन कौन सी ऑर्गेनेली बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा, आर या एस? अरे बेटा आर तो राइबोसोम प्रोटीन से एसोसिएटेड, तो दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? तो इसके अंदर हम बोलेंगे वहीं बनाते हैं और वहीं पे स्टोर होता है। तो इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड होगा, इसके अंदर लेस डेवलप होगा। बस इतनी सी बात है ना। वापस देखो, रेड क्यों है? बिकॉज इसके अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट क्या मिलेगा आपको? ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ये रेड है। अच्छा, अगर कंटेंट ज़्यादा है तो इसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो रेस्पिरेशन कौन सा होगा? तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें आपको क्या मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा होंगे। और रेस्पिरेशन अगर एरोबिक है तो बेटा इसको ग्लाइकोजन का स्टोरेज ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, और ये होता कहाँ पे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और इस केस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको लेस डेवलप्ड मिलेगा इसके अंदर,
है ना। सिंस इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे रेड फाइबर को हम और क्या बोलते हैं, एरोबिक फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। क्योंकि इसका कलर वाइट या फिर पेल येलोइश होता है, क्योंकि इसके अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट आपको कम मिलेगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी यहाँ पे कम होगी। ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो यहाँ पे रेस्पिरेशन एनाएरोबिक होगा, एंड जब भी रेस्पिरेशन एनाएरोबिक होता है तो हमारी बॉडी में क्या बनता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड बनने की वजह से इसमें क्या होगा, इसमें तो लैक्टिक एसिड बन नहीं रहा है, तो इसमें फैटिक जो है हम बोलेंगे होगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप अनंत काल तक काम करते ही जाओगे और थकोगे नहीं, नहीं। तो इसमें फैटिक जो होती है वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है ना। जबकि इसके अंदर बहुत जल्दी थकान हो जाती है, अर्ली हो जाती है ना, ये डिफरेंस होता है। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम मिलेगी, और ये अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अगर परफॉर्म कर दे तो इसमें ग्लूकोज की नीड ज़्यादा होगी, मतलब उसमें ग्लाइकोजन का स्टोरेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड ग्लाइकोजन का स्टोरेज एग्जैक्टली होता है कहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको लेस डेवलप देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस एक लास्ट बहुत, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया ना, लेस नहीं, हाँ हाईली डेवलप्ड होंगी। ठीक है, बस एक लास्ट बात याद रखना आप लोग कि यहाँ पे जब हम स्केलेटन मसल्स की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, तो यहाँ पे हम थोड़े टर्म चेंज कर देते, यहाँ नहीं चेंज कर दें, क्योंकि एक्चुअल में जिसको आप एक सेल देख रहे हो ना वो एक सेल है ही नहीं, वो एक्चुअली बहुत सारे सेल्स के फ्यूज़न से बना है ना। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे इसके थोड़ी बहुत टर्म चेंज कर देते हैं। जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन कभी सुना है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। साइटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पे हम टर्म चेंज करके इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। सेल मेम्ब्रेन को क्या नाम दे रहे हैं, सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म को क्या बोल रहे हैं, सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सार्कोजोम बोलेंगे, सार्कोजोम। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ER, उसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला जो बादल है ना, ये आप इसके नीचे ले लेना यहाँ, क्योंकि ये स्केलेटन मसल से रिलेटेड है। यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी है आपको, नहीं? क्योंकि आप जब पेज नंबर पुरानी NCERT में 308 देखोगे, नई वाली में देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्केलेटन मसल्स की फाइबर दिए हुए हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ना लिख के वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह वहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड यूज हुआ है, तो वो आप देख लेना वहाँ पे, ठीक है। तो इन केस में हम थोड़ा टर्म यहाँ पे चेंज कर देते हैं। एंड सिंस यहाँ पे मसल्स जो है ये फाइनली सेल के फ्यूजन से जो एक मसल बनता है वो आपको फाइबर की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बोला जाता है क्या, मायो फाइब्रिल, नहीं मायो फाइबर, फ़र्क है दोनों में, इसको बोला जाएगा मायो फाइबर बोला जाएगा। तो ये मायो फाइबर हो गया, ठीक है। चलो, कोई परेशानी इसमें, मुबारक हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन सा, ये जो स्केलेटन मसल्स है इसमें ये डार्क और लाइट बैंड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।